नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार्थक अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम और आप मिलकर अब जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो है अर्थव्यवस्था के बारे में। हम अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि ये न केवल आपके प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो, अपितु दैनिक जीवन में जागरूकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप और हम मिलकर अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र को इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था क्या है। हम आप देख सकते हैं सार्थक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं अर्थव्यवस्था का कोर्स। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था क्या है? क्या शब्द एक ही है? क्या दोनों का अर्थ एक ही है या अलग अलग है? आप जब स्कूल में पढ़ते रहोगे तब भौतिक शास्त्र या आप पढ़ते रहोगे रसायन शास्त्र। शास्त्र का अध्ययन क्या था? उसमें शास्त्र का मतलब क्या था? अध्ययन या विज्ञान। ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको। तो हम जब और अर्थ के बारे में क्या बात करेंगे? अर्थ का मतलब है धन। धन का अध्ययन या विज्ञान क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। जबकि अर्थव्यवस्था क्या है? इस धन की किसी देश के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में सुचारू रूप से की जाने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के आज की कक्षा में उन सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे जिन बिंदुओं को आगामी समय में इस विषय के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। आज की कक्षा में उन सभी बिंदुओं को समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसको आप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले समय में साथ में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में वो सारे विषय आपके सामने रखे जाएंगे, वो सारे बिंदु आपके सामने रखे जाएंगे जिसके बारे में हमको आगे के कुछ दिनों में साथ में अध्ययन करना है। इसीलिए आज की कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज चूंकि परिचय की क्लास है तो हम अर्थव्यवस्था के उन संपूर्ण बिंदुओं का परिचय करेंगे कि किन किन बिंदुओं को हमको अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे विषय की उपयोगिता या महत्व क्या है। क्या अर्थव्यवस्था आपको प्रतियोगी परीक्षा में ही काम की या आपके दूसरे जो महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप भी है, क्या उसमें भी इस विषय की उपयोगिता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। प्रतियोगी परीक्षा, आप जितनी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा देंगे, जैसे कि आप देंगे व्यापम, आप देंगे बैंक, आप देंगे रेलवे, एसएससी या किसी भी लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं अगर उनकी लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स भी देंगे तो भी आपको अर्थव्यवस्था विषय को पढ़ना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था विषय आपके किन किन एग्जामों में पूछा जाता है? जितने भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, व्यापम, बैंक, रेलवे, एसएससी, चूंकि लोक सेवा आयोग भी, संघ लोक सेवा आयोग भी, लेकिन ये लिखित परीक्षा की क्लास नहीं है। यह आपको लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में और एक दिवसीय परीक्षाओं में, जहां आपको बहुविकल्प प्रश्न के माध्यम से प्रश्न दिए जाते हैं, तो उन परीक्षाओं में आपका सब्जेक्ट काम का है। इसके अलावा आपके दैनिक जीवन में भी अर्थशास्त्र की भूमिका है। देखा जाए तो आपका संपूर्ण जीवन आप क्यों कमा रहे हैं? पैसों के लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए। उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, हम अपने जो संसाधन हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए कि उससे आउटपुट हमको बहुत अधिक मिले, इस हेतु भी अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे आप बात करते हैं बजट की, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार बजट लाती है तब हम बजट में अब देखते हैं कि इस बार किन वस्तुओं पर टैक्स अधिक लगाया गया है, तो वो वस्तुएं कैसे महंगी हो जाती हैं। किन वस्तुओं पर टैक्स की दर को कम कर दिया गया है, वो वस्तुएं किस प्रकार सस्ती हो जाती है।
इस जागरूकता के लिए हम इस विषय को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इनकम टैक्स हम पर लगाया जाता है, किस प्रकार भरते हैं, किस प्रकार ITR दाखिल करते हैं, किस प्रकार विदेशी व्यापार होता है। इन सभी बातों की चर्चा हम आने वाले दिनों में साथ में करेंगे। आगे देखते हैं कि विषय की मांग क्या है। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमको किन मूलभूत बातों की आवश्यकता है? पहली अवधारणा, दूसरा तथ्य और तीसरा समसामयिकी बिंदु, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और करंट अफेयर्स। आप जब अवधारणा की बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं आपके टैक्स को। आपकी आय बढ़ती है तो आप पे टैक्स की दर बढ़ा दी जाती है। आपकी आय कम होती है तो टैक्स में छूट दे देते हैं या टैक्स की दर कम कर दी जाती है। तो ये किस अवधारणा के तहत होता है? इन किन सिद्धांतों के तहत होता है? इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। सिद्धांत क्या है? तो हम अर्थव्यवस्था में जिन भी बिंदुओं को पढ़ेंगे उन बिंदुओं में अवधारणात्मक समझ को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम दूसरी बात करते हैं तथ्यों की, तो तथ्य उदाहरण के तौर पर देखें जैसे कि टैक्स। तथ्य आपसे पूछ लेगा प्रतियोगी परीक्षा में कि प्रत्यक्ष कर का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तब आपको बताना पड़ेगा कि आयकर प्रत्यक्ष कर है, निगम कर प्रत्यक्ष कर है। फिर आता है करंट अफेयर्स की बात, समसामयिकी की बात। इसमें आपसे पूछ लेगा कि बताइए वर्तमान में जीएसटी की कितनी दरें हैं, कितने स्लैब में जीएसटी है। बताइए वर्तमान में जीएसटी परिषद में क्या परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार से आपको इस विषय को पढ़ने के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता होगी और वो है अवधारणा, कॉन्सेप्ट, तथ्य और समसामयिकी। इसको हम CFC कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और करंट अफेयर्स। इसके बाद देखते हैं कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो क्या उन सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे जो हम अपने दैनिक क्रियाकलाप या दैनिक जीवन में करते हैं? नहीं, हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाकलाप की। संपूर्ण अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाकलापों से ही पूर्ण होती है। जैसे आर्थिक क्रियाएं हम बात करेंगे। आर्थिक क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जो मानव लाभ के उद्देश्य से करता है। उदाहरण के तौर पर देखो, आप घर में हमारी मम्मी के द्वारा खाना बनाया जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या आय अर्जित करना होता है, क्या लाभ कमाना होता है? तो क्या अर्थव्यवस्था में उस कार्य को सम्मिलित करेंगे या नहीं करेंगे? हम अर्थव्यवस्था में इस कार्य को सम्मिलित नहीं करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना नहीं था, सेवा भाव था, मातृत्व भाव था। मतलब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? अर्थव्यवस्था में किन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उदाहरण के तौर पर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती जिनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जैसे आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं, वितरण करते हैं या विनिमय करते हैं, ये क्या कहलाती है? ये क्रियाएं कहलाएगी आपकी आर्थिक क्रियाएं। हमने शुरुआत में देखा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था 2 शब्द देखे। इन दोनों में अंतर क्या है? अर्थशास्त्र याद रखना, शुरू में ही आपको जैसा कि बताया गया है, ये कक्षा आपको अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी देगी, अर्थशास्त्र की जानकारी देगी। उन सभी बिंदुओं का समावेश किया गया है इस कक्षा में जो आप आने वाले समय में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में 2 शब्द है, अर्थ और शास्त्र। याद रखिएगा, इन सभी बिंदुओं को पर्टिकुलर कक्षाओं में विस्तार से समझाया जाएगा।
आज हम इन पे संक्षेप में बात करने वाले हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थ धन शास्त्र, अर्थ मतलब धन और शास्त्र मतलब विज्ञान, मतलब धन का विज्ञान। धन का विज्ञान मतलब क्या? मतलब धन के संबंध में वो सभी बातें जिनका हमको अध्ययन करना है। जैसे कि हमारी मानव की आवश्यकताएं असीमित है, हमारे पास संसाधन, उपलब्ध संसाधन सीमित है। हमारे पास संसाधन, हमारे पास, इसको हम नए पेज में लेकर समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? हमारे पास संसाधन सीमित है और आवश्यकता असीमित है। आप जानते हैं हमारी मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है, जबकि हमारे पास संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। इस सीमित संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना है, ऐसा अनुकूलतम उपयोग करना है कि हमारी इष्टतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस प्रकार उपयोग करना है इस सीमित संसाधनों का कि हमारा लाभ या उत्पादन क्या हो? सर्वाधिक हो। तो क्या इसके लिए नियम और सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं होगी कि किस प्रकार इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे व्यक्ति का लाभ या उत्पादन अधिक होना? इसके लिए जो नियम या सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। अब समझ में आया कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो ये लिखा हुआ शब्द है, यह आपके धन का ऐसा विज्ञान है जो उसके सैद्धांतिक पक्ष को दिखाता है। उसके किस पक्ष को दिखाता है? सैद्धांतिक पक्ष को दिखाता है। इसकी शाखाएं भी हैं अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की शाखाएं भी हैं। हम जब इसकी शाखाओं की बात करेंगे, इसकी ब्रांचेस की बात करेंगे, तो इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक बात बताइए, क्या देश की ही आय होती है? देश का ही व्यय होता है? क्या किसी राष्ट्र की ही राष्ट्रीय आय होती? आपके घर की भी तो आय होती है। आपका अगर कोई उद्योग है उसकी भी तो आय होती है, उसका भी तो व्यय होता है। तो हम जब इन सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए जिन सिद्धांतों की बात करेंगे वो दो भागों में बात करेंगे, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। इस व्यष्टि को हम बोलते हैं माइक्रो और इसको बोलते हैं मैक्रो। आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा, माइक्रो मतलब छोटा, मतलब कि उन इकाइयों के बारे में चर्चा करनी है जो सूक्ष्म प्रकृति की हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म इकाई का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो किसी फर्म या कंपनी की आय या व्यय, जबकि हम जब समष्टि के बारे में बात करेंगे तब इसमें हम समष्टि में हम वृहद इकाई की बात करेंगे, जैसे कि कोई राष्ट्र की संकल्पना। ठीक, समष्टि में हम किसकी बात करेंगे? वृहद इकाई के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कोई राष्ट्र, जैसे कि हम भारत ले लेते हैं। और भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय, ये बिंदु समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने आएगा। जबकि किसी छोटे उद्योग या छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई या किसी कंपनी की आय हम काय के अंतर्गत पढ़ेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे।
अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहते हैं। इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी और उसमें पहली बार इस धन के विज्ञान को सैद्धांतिक रूप में बताया था, नियमों के रूप में बताया था। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। याद रखना साथियों, हम इन विषय को पर्टिकुलर कक्षा में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आज की कक्षा परिचय की कक्षा है, इसलिए हम इस पर बहुत अधिक बात न करते हुए हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। हमने अभी देखे अर्थशास्त्र क्या है, हमने देखे अर्थशास्त्र क्या है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। हमने देखे कि अर्थशास्त्र कैसा पक्ष है? सैद्धांतिक पक्ष है। कैसा पक्ष है? सैद्धांतिक पक्ष है। जबकि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष, अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पक्ष, व्यावहारिक पक्ष क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब जब सिद्धांत और नियमों की बात करेंगे तो हम उसको अर्थशास्त्र बोलेंगे, और जब उसे उपयोग में लाएंगे, जब उसको प्रैक्टिकल करेंगे, उसका व्यवहारिक रूप में लाएंगे, उसको बोलेंगे अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था अकेला कोई शब्द नहीं होता। अर्थव्यवस्था के साथ किसी राष्ट्र का नाम, किसी संस्था का नाम जुड़ता है। जैसे कि हम बोलेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम बोलेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। तो यह अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। और ये भारत की अर्थव्यवस्था हम जैसे कि पिछली स्लाइड में देखे, देखो भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब कि अर्थव्यवस्था मैक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। उसके तत्व और अर्थव्यवस्था के तत्व समान रूप से परिलक्षित होते हैं। आइए अब देखते हैं, आइए अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था जैसे कि आप दिख रहे हैं, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, इसे हम सुधार लेते हैं। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करेंगे, जिसमें आपको आएगा कि भाई सरकार का, हमने भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात की, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की, तो हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ेंगे कि सरकार की भूमिका के आधार पर पढ़ेंगे, विकास के आधार पर पढ़ेंगे, वैश्विक व्यापार के आधार पर, वैश्विक व्यापार के आधार पर। ये सरकार की भूमिका के आधार पर आप पढ़ेंगे, क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी है? क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है? क्या किसी देश में उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, पूंजीपति व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा? पूंजीवादी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका। क्या हम देखते हैं उत्पादन के और वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व है, वो नियम कानून बना रही है? तो उनके उदाहरण आएंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि आप देखेंगे चीन, रूस। मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का, उस पर जो दोनों क्षेत्र करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, ऐसे देश अगर कहीं होंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखे जाएंगे। उदाहरण के तौर पर भारत, उदाहरण के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है और समाजवादी रूस और चीन। हम देखेंगे
इसको विस्तार से जब हम ये विषय को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं? जी हाँ, अर्थव्यवस्था के भी क्षेत्र है जिनको आप पढ़ते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अर्थव्यवस्था को आप कितने पढ़ते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। क्या ये पुरातन संकल्पनाओं के अलावा आधुनिक संकल्पना में और भी क्षेत्र जुड़े हैं? जी हाँ, और भी हम क्षेत्रों को पढ़ेंगे, जैसे कि चतुर्थ, चतुर्थक और पंचम क्षेत्र या पंचक क्षेत्र या पांचवा क्षेत्र। क्या होते हैं ये क्षेत्र? जैसे कि आप प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, तो इसका संबंध होता है प्रकृति से, प्राकृतिक संसाधनों से। उदाहरण के तौर पर आप प्रकृति से सीधे तौर से जिन संसाधनों का उपभोग करते हैं उसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कृषि और कृषि से संबंधित दूसरी चीजें, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, उत्खनन, ये सभी क्रियाएं कहाँ आएंगी? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक, इन प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को हम निर्माण और विनिर्माण के माध्यम से उद्योगों में उपभोग योग्य बनाते हैं। यह जो क्षेत्र होगा ये द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। तो इसको कृषि लिख दें, कृषि और संबद्ध, इसको बोल देते हैं उद्योग क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र जहां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि तृतीयक में आप पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, आपने गेहूं उगा लिया, प्राथमिक क्षेत्र। गेहूं से बिस्किट बना लिया, द्वितीयक क्षेत्र। इस बिस्किट को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन सेवा का उपयोग किया जाएगा, मार्केटिंग का उपयोग किया जाएगा, विज्ञापन कराए जाएंगे। ये सब काय में आएंगे आपके तृतीयक क्षेत्र में। जो वर्तमान संकल्पनाओं में आपको चतुर्थक और पंचक क्षेत्र पढ़ने में आते हैं, उसमें चतुर्थक क्षेत्र में जो आता है उसमें आता है आपकी बौद्धिक संकल्पना। जैसे कि आप देखेंगे कि वर्तमान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। ये क्षेत्र किसका है? बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है। जैसे कि इसरो के वैज्ञानिक या किसी भी शोध संस्थान के वैज्ञानिक ये जो क्रिया करते हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे? हम रखेंगे चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत। पंचम क्षेत्र के अंतर्गत जिन बिंदुओं को रखा जाता है उनमें मुख्यतः वे बातें शामिल होती हैं जो उच्चतम निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। उच्चतम निर्णय लेने वाले संस्थान, जैसे किसी कंपनी के सीईओ, सरकार, ये किसी भी निर्णय प्रक्रिया में सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। इन्हें रखा जाता है पंचम क्षेत्र में। आप अधिकांश प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ही देखते हैं, किंतु वर्तमान संकल्पना में चतुर्थक और पंचम क्षेत्र को भी देखते हैं। इनमें आप देखेंगे कि व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। कि सारी चीजों का अध्ययन हम आगे कक्षाओं में करेंगे। आप देखेंगे कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि क्या है। क्या हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा हो जाना ही विकास का प्रतीक माना जाएगा, या उसके जीवन स्तर में सुधार भी होना चाहिए? इन सब बातों को पढ़ेंगे इन विषयों के अंतर्गत कि आर्थिक विकास क्या है। जब कोई देश जीडीपी बढ़ाता है, मतलब वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ता है, किसी देश में वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ता है, इसके साथ साथ यदि उस देश में वहां रहने वाले नागरिकों का जीवन स्तर, वहां के मानव जीवन स्तर में सुधार होता है, मानव जीवन स्तर ऊंचा उठता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होती है। जैसे आय असमानता कहते हैं, आय असमानता। क्या उस देश में आय असमानता भी कम हो रही है? उसकी वस्तु सेवा के उत्पादन या जीडीपी का आकार बढ़ने के साथ साथ क्या मानव जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है? क्या आय असमानता कम हो रही है?
क्या उस देश में खुशहाली बढ़ रही है? इन सब बिंदुओं को शामिल करके जो आकलन किया जाता है उसे कहते हैं आर्थिक विकास। तो किसी देश की जब हम ग्रोथ देखते हैं तो हम उसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं। और आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि का अर्थ है जब किसी देश में केवल वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, केवल वस्तुओं और सेवा का उत्पादन बढ़ता है, उसे कहाँ देखा जाता है? आर्थिक समृद्धि में। इसमें आप मात्रा देखते हैं तो यह मात्रात्मक, और इसमें आप गुणात्मक अवधारणा को देखते हैं, गुणात्मक अवधारणा, और इसे देखते हैं आप मात्रात्मक अवधारणा के अंतर्गत। हम आगे देखते हैं, हम आगे क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी भी देश में वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय मापने की विधियां क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय कितनी होगी, इसको मापने की कितनी विधियां हैं? इसको मापने की 3 विधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी? आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। जब आप पढ़ते हैं तब आपको एक शब्द आता है जीडीपी, और उत्पादन विधि में पढ़ते आता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। फिर आप पढ़ते हैं और आपको परीक्षा में प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्या जीवीए के बराबर है? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। तो क्या जीडीपी ये कैसे बराबर है? इन प्रश्नों के उत्तर हम जब इस विषय को पढ़ेंगे तब देखेंगे। हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं क्या हैं। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको शब्द मिलते हैं जीडीपी, आपको शब्द मिलते हैं जीएनपी, आपको शब्द मिलते हैं एनडीपी, आपको शब्द मिलते हैं एनएनपी, आपको शब्द मिलते हैं एनआई। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय। इन शब्द का क्या अर्थ होता है इसे भी हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आप देखेंगे राष्ट्रीय आय निर्धारण से संबंधित भारत के कौन कौन से संगठन हैं। तो जब आप तैयारी करने के शुरुआती दौर में थे तो 2019 तक आप देखेंगे कि CSO, NSSO ये संगठन के बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। वर्तमान में आपको नया संगठन पढ़ने मिल रहा होगा NSO, जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इन संगठनों के बारे में भी हम विस्तार से आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। आप देखते हैं आर्थिक नियोजन क्या है। खूब प्रश्न आते हैं भर भर के, महत्वपूर्ण विषय, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पसंदीदा विषय कौन सा? आर्थिक नियोजन, प्लानिंग। आप अपने घर भी प्लानिंग करते हैं कि इस वर्ष मुझे या इस माह मुझे इतनी आय होने वाली है, तो मैं इसका किस प्रकार व्यय करूंगा, कितनी बचत करूंगा और किन क्षेत्र में इनका व्यय करूंगा। ऐसे ही प्लानिंग हम अपने देश के लिए भी करते हैं, अपने राज्य के लिए भी करते हैं। तो इसको बोलते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का अर्थ है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए या पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना। आगे हम पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, हम इनका बहुत गहन अध्ययन करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, ये किन अर्थव्यवस्थाओं में अपनाई जाती हैं। 1930 में जब प्रारंभ में संपूर्ण विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अधिकांश देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही थी, 1930 में वैश्विक मंदी आती है। वैश्विक मंदी आती है तब प्रश्न उठाया जाता है कि जब हमने पूरा बाजार मांग और पूर्ति पर आधारित रखा है तो फिर बाजार में
मंदी कैसे आई, संपूर्ण विश्व इस मंदी की चपेट में आ गया था। तब अर्थशास्त्रियों ने इस पर अध्ययन किया और नई संकल्पना का विकास हुआ जो पूर्व में भी थी, किंतु संपूर्ण विश्व में अधिक चर्चा में आई इसी दौरान कि हम क्यों न पहले से प्लान करें, अपने उद्देश्यों को लक्ष्य के रूप में रखें और उनकी पूर्ति के लिए साल भर प्रयास करते रहे, अपने उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करें। इसलिए 1930 में किन्स महोदय थे अर्थशास्त्री, उन्होंने इस बारे में ध्यान आकर्षित किया था और हमने नियोजन को विश्व में इस पर अधिक चर्चा की गई थी। हमने भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं अपनाए, आप याद रखिएगा, जो नियोजन है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाया जाता था और सोवियत रूस, वर्तमान जो रूस है, यह पहला देश था जो नियोजन को अपनाया था। भारत में भी नियोजन को अपनाया गया है। आप देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार से हमारे यहाँ 1934 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में नियोजन के बारे में चर्चा की गई थी। आप देखेंगे 1938 में किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार प्रयास किए थे। आप देखेंगे 1944 में कैसे एक बॉम्बे प्लान आया था। आप देखेंगे किस प्रकार गांधी जी ने अर्थव्यवस्था के लिए अपना सिद्धांत दिया था। आप देखेंगे कि योजना आयोग नियोजन के लिए क्या करता है। योजना आयोग का गठन होता है 1950 में और वह प्लानिंग करने के लिए किन किन व्यवस्थाओं को आकार देता है। आप देखेंगे कि योजना आयोग बदलकर 1 जनवरी 2015 को कैसे नीति आयोग बन गया। ये कैसे केंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित था और नीति आयोग कैसे विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है। आप आगे देखेंगे गरीबी और बेरोजगारी के बारे में। गरीबी और बेरोजगारी भारत की एक खास बात है। यहाँ कितना ही पैसा किसी के पास रहे, वो एक बात अवश्य कहता है, कहाँ हम तो गरीब आदमी। तो ये गरीब हर व्यक्ति की जुबान पर है और बेरोजगारी तो आप जानते ही हैं। आप में से तैयारी करने वाले विद्यार्थी अधिकांशतः बेरोजगार ही है, तभी तो तैयारी कर रहे हैं रोजगार के लिए। कुछ लोग पहले से रोजगार में होंगे, वो अपने कुछ बड़े पद को प्राप्त करने के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, पर अधिकांश बेरोजगार ही हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई गरीबी तो ठीक है, गरीबी क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, कपड़ा रोटी मकान नहीं प्राप्त कर पाता, इन सुविधाओं को नहीं प्राप्त कर पाता, उसे कहते हैं हम गरीबी की स्थिति। गरीबी के भी प्रकार होते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए नया हो सकता है कि गरीबी के भी प्रकार होते हैं। एक तो हम गरीब ही हैं, हम अपने आप में ही गरीब हैं, हम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे, हमारी आय इतनी है ही नहीं। तो ये गरीब किसी दूसरे के सापेक्ष गरीब नहीं है, हम अपने आप में ही गरीब हैं। एक, हमारे पास संपूर्ण संसाधन है, हम मूलभूत आवश्यकताओं को की पूर्ति भी कर पा रहे हैं, लेकिन हम किसी के सापेक्ष गरीब हैं। मतलब आप देखेंगे कि एक निरपेक्ष गरीबी होगी और एक कौन सी गरीबी होगी? सापेक्ष गरीबी होगी। ये किसी की तुलना में होगी और ये अपने आप में गरीबी होगी। और बताइए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कौन लोग नहीं कर पाते? किन देश के व्यक्ति नहीं कर पाते? अविकसित या विकासशील। तो निरपेक्ष गरीबी किन देशों का लक्षण होगा? अविकसित या विकासशील। हम देखेंगे सापेक्ष गरीबी मतलब इनके पास बहुत पैसा है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लेते हैं, किंतु किसी दूसरे की तुलना में गरीब है। जैसे हमारे पास ऑडी है, BMW है, बड़ी बड़ी कार है, पर प्राइवेट जेट नहीं है। हमारे पड़ोसी के पास प्राइवेट जेट है। तो हम जब तुलना करके देखेंगे तब होगी सापेक्ष गरीबी, और ये किसके पास होगा? विकसित देशों का लक्षण होगा।
इसमें इसकी मापन भी देखेंगे कि गिनी गुणांक क्या होता है, लॉरेंज वक्र क्या होता है। इसको हम देखेंगे हेड काउंट मेथड क्या होती है। हम देखेंगे गरीबी रेखा क्या होती है कि एक निश्चित व्यय, उपभोग व्यय या आय व्यय, उसके नीचे या उससे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस रेखा के अंतर्गत आएंगे, गरीबी रेखा। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने भाषण में कहते हुए कि हमने गरीबों की संख्या कम कर दी है। गरीबी रेखा के अंतर्गत पूर्व में आने वाले लोगों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? हम इन बातों की भी चर्चा करेंगे। गरीबी का दुष्चक्र, बड़ी अच्छी बात है, गरीबी का दुष्चक्र। ये अर्थशास्त्री गरीबी का दुष्चक्र, इसको देखते हैं रेगनर नर्क से। एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि गरीब गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ये क्या बात हुई? लेकिन यह बात सही है। आप देखिए, उदाहरण के तौर पर एक किसान को देखिए, अगर उसके खेत में बीज, कीटनाशक, उर्वरक की आवश्यकता है और उसे समय पर नहीं मिल पाते तो उसे फसल का उत्पादन कम होता है। जब फसल का उत्पादन कम होगा तो उसकी आय भी कम होगी। उसका कारण क्या था उसकी आय कम होने का? उसकी आय कम होने का कारण था कि उसके पास उस समय उतना धन नहीं था कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक समय पर खरीद सके। तो उसकी गरीबी ही उसकी कम आय का कारण है। और ये चक्र निरंतर चलते रहता है। इसी बात को रेगनर नर्कसे महोदय ने बताया था कि गरीबी का दुष्चक्र है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि पैसों वाले के पास ही पैसा आता है। बात सही है, पैसे वालों के पास ही पैसा आता है। लेकिन आप एक बात भी जानते हैं कि गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब मर जाना ये गलत बात है। गरीबी को दूर किया जा सकता है अपने प्रयासों के माध्यम से, और आप इसी के लिए प्रयासरत हैं। आगे देखते हैं, इसको भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। भारत में गरीबी का अनुमान कैसे लगाते हैं? इसके लिए विभिन्न समिति, जैसे कि रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। बेरोजगारी के भी प्रकार होते हैं। मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी का तो प्रश्न आपको बहुत बार देखने भी आया होगा। हम इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। श्रम बल और कार्यबल क्या होता है? किसी देश के काम करने योग्य आयु के वे सभी व्यक्ति श्रम बल में आएंगे, भले उनके पास रोजगार रहे या न रहे। लेकिन कार्यबल, रोजगार में लगे व्यक्ति, बेरोजगार हट जाएंगे, उसे कार्यबल कहते हैं। हम इन सब चीजों की भी चर्चा करेंगे। आते हैं नया टॉपिक, मुद्रा व मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप नोट भी देते हैं और सिक्के भी देते हैं। तो क्या पत्र मुद्रा क्या है? क्या धातु मुद्रा क्या है? आप चेक भी देते हैं। वैधानिक मुद्रा क्या है, जिसको सरकार मानती है, जो स्वीकार्य है? गैर वैधानिक मुद्रा क्या है? इन बातों की भी चर्चा करेंगे। मुद्रा के प्रकार की भी चर्चा करेंगे। हम मुद्रास्फीति की भी चर्चा करेंगे, जिसको हम बोलते हैं महंगाई, जिसकी मार से हर व्यक्ति अछूता नहीं है। हम उसकी चर्चा करेंगे। महंगाई क्या होती है? जब वस्तुओं का मूल्य निरंतर बढ़ रहा हो और मुद्रा का मूल्य घट रहा हो, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। हम इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग पहले 100 रुपए में बहुत सारी सामान ले लेते थे, किंतु अब आपको 500 या 1000 रुपए में भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं आती। ऐसा क्या हो गया? वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया और आपकी मुद्रा का मूल्य कम हो गया। वही स्थिति क्या है? मुद्रास्फीति। हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उसके मुद्रास्फीति के प्रकार क्या। धीरे धीरे चल रही है, मांग प्रेरित है, रेंगते हुए चल रही है, दौड़ते हुए चल रही, कूदते हुए चल रही, ये सारे प्रकार है। मुद्रा का अवमूल्यन पढ़ेंगे कि जब मुद्रा के
मूल्य में जानबूझकर कमी की जाती है। हम पढ़ेंगे मुद्रा का विमुद्रीकरण, आपने देखा ये विमुद्रीकरण को। हम देखेंगे बैंकिंग प्रणाली के बारे में। आने वाले समय में आप और हम साथ मिलकर इन सभी विषयों के बारे में या इन सभी टॉपिक्स पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बैंकिंग प्रणाली भी शामिल है। कि बैंक क्या होते हैं, आप बताइए। आप किसी बैंक में जाते हैं, क्या काम करते हैं? आप वहां पे जमा करते हैं। मतलब बैंक का काम क्या है? जमा को स्वीकार करना। इससे उसकी साख में वृद्धि होती है या साख का निर्माण होता है, और बाद में उस धन को वह ऋण के रूप में देता है। तो जहां जो जमा स्वीकार करे, साख निर्माण करे और ऋण प्रदान करने का कार्य करे, उस संस्था को क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। इसका इतिहास क्या है? विश्व में पहली बार बैंक कब आया? ऐसी संकल्पना कब आई? भारत में कब आई? किन बैंक्स से हमको लेन देन करना चाहिए? उसे संगठित बैंक, जैसे कि आप देखेंगे आरबीआई, जैसे कि आप देखेंगे वाणिज्यिक बैंक, एसबीआई का नाम सुना होगा आपने, वाणिज्यिक बैंक। और आपने देखे होंगे असंगठित बैंक, जैसे कि आप अपने रिश्तेदारों से कभी कभी पैसा ले लेते हैं ब्याज पर, महाजनों से लेते हैं, साहूकार से लेते हैं, ये सब आते हैं असंगठित बैंक के अंतर्गत। आइए और आगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, जिसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन आ जाता है इसका एक्ट कब आया? आप याद करके गए थे इसकी स्थापना, पूछ लेगा इसका अधिनियम कब आया? इसका अधिनियम 1934 में आया। इसमें क्या क्या बातें की गई थी, इन सब बातों को चर्चा करेंगे। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, एसबीआई क्या है, सहकारी बैंक क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, इन सब बातों को विस्तार से चर्चा करेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बहुत बार प्रश्न आते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का विलय क्या है? मर्ज क्यों कर देते हैं बैंक? अवधारणा, तथ्यों और करंट अफेयर्स के साथ इन सब बिंदुओं को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे आगामी कक्षाओं में। आरबीआई के कार्य कौन कौन से हैं? नोट कौन बनाता है, कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। बैंकों का बैंकर कौन कहलाता है? आरबीआई। सरकार का बैंकर आरबीआई। मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे कि मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया है तो उसको कम कैसे करना है। मार्केट में पैसा कम हो गया है तो उसका प्रसार कैसे बढ़ाना है। मतलब कि मौद्रिक नीति में हम क्या पढ़ेंगे? मुद्रा का प्रसार कैसे करना है और संकुचन कैसे करना है, इसका प्रबंधन पढ़ेंगे। इसका प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि, और ये कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। किनके माध्यम से? अपनी नीति, गुणात्मक और परिमाणात्मक नीति के माध्यम से। परिमाणात्मक में आप देखेंगे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, आप देखेंगे बैंक रेट क्या है। इन सब बातों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। हम बात करेंगे एनपीए की, कि कैसे 90 दिन के अंदर यदि अधिक हो जाते हैं किसी ऋण की किस्त के भुगतान में, तो किस प्रकार वो गैर निष्पादनकारी, यह निष्पादनकारी संपत्ति गैर निष्पादनकारी संपत्ति में बदल जाती है। हम पढ़ेंगे यूपीआई के बारे में, खूब उपयोग करते हो और भारत इसमें अग्रणी भी है विश्व में। यूपीआई, मोबाइल निकाले, पट से पेमेंट कर दिए। ये क्या है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान प्रणाली। ये क्या है, किस प्रकार बनाई गई है, कहाँ कहाँ ये भी वर्तमान में चालू है? पी टू पी लेंडिंग क्या है? आप देखते हैं कई एप्लीकेशंस या कई कंपनी या कई बैंक आपको इस प्रकार का ऋण देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मोबीक्विक को देख लो, वो लोन देता है आपको और लोगों से जमा भी स्वीकार करता है। किंतु बीच की संस्था को हटा दिया जाए, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो मध्यस्थ संस्था को हटा देते हैं। ऋणदाता या जो जमा करता है उससे ऋण लेते हैं और जिसको ऋण की आवश्यकता है उनको दे देते हैं, उसे पी टू पी। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अभी किस प्रकार आरबीआई ने 16 अगस्त के बाद से इन पी टू पी, पेयर टू पेयर लेंडिंग संस्थाओं के नियमों में परिवर्तन कर दिया है। 16 अगस्त को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसकी अधिसूचना के तहत क्या परिवर्तन लाए गए हैं, हम इन बातों को भी चर्चा करेंगे। एटीएम क्या होता है? आपकी जेब में जो प्लास्टिक कार्ड है वो क्या है? मोबाइल वॉलेट क्या है?
आपके फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे अलग से वॉलेट होते हैं, अमेज़ॉन पे। ये क्या है? मोबाइल वॉलेट के बारे में। मुद्रणालय मतलब कहाँ सिक्के और नोट की छपाई की जाती है। वित्तीय समावेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे सरकार अनेक प्रयासों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं को गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक वहनीय कीमत में पहुंचा रही है। आपने जनधन खाते का नाम सुना होगा, क्यों खुलाए गए थे? वित्तीय समावेशन के लिए। और अब फेवरेट क्वेश्चन सुनिए प्रतियोगी परीक्षा का, बैंकिंग व्यवस्था का, कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन का सर्वोत्तम उदाहरण है? जनधन योजना। कैसे? हम जब वित्तीय समावेशन को विस्तार से पढ़ेंगे उसमें समझने का प्रयास करेंगे। हम आगे देखते हैं कि भारतीय वित्तीय बाजार क्या है, वित्त का लेन देन कैसे किया जाता है, किस संस्था में किया जाता है। क्रेता विक्रेता एक साथ किसी संस्था के माध्यम से वित्त का लेन देन करते हैं तो उसे कहते हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में आता है आपका पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, वायदा बाजार, कमोडिटी बाजार। इन सब बातों को भी हम चर्चा करेंगे कि पूंजी बाजार क्या है, जहां आप दीर्घकालिक ऋणों का लेन देन करते हैं, दीर्घकालीन ऋण का लेन देन करते हैं, लगभग 1 वर्ष से अधिक का। और इसका नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है, आप ये भी पढ़ेंगे। और जहां अल्पकालिक ऋण का लेन देन करेंगे उसे क्या कहेंगे? मुद्रा बाजार, जिसका नियंत्रण आप आरबीआई के माध्यम से देखेंगे। सेबी आप देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। आप देखेंगे इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में दिया गया। इन सब बातों का आप विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं आगामी क्लास में। इसके बाद भारतीय कर प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कर प्रणाली के प्रकार, क्या बढ़ती हुई दर, बढ़ती हुई आय के साथ कर बढ़ा देना चाहिए? क्या बढ़ती हुई आय के साथ कर की दर घटा देनी चाहिए? यह समान अनुपात में रखना चाहिए? किस प्रकार करना चाहिए? ये सब पढ़ेंगे हम कर के प्रणाली के प्रकार में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इन सब विषयों को विस्तार से चर्चा करेंगे। वस्तुओं एवं सेवा कर, जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हैं, 1 जुलाई 2017 को जो लागू हुआ था, आप देखेंगे इसके बारे में। कर सुधार समितियां, केलकर समिति, चेलैया समिति, इन सब के बारे में भी आप पढ़ेंगे। काला धन क्या है? काले धन के बारे में खूब चर्चा होती है। काला धन विदेश के बैंकों में जमा था और उसमें से पैसा मोदी जी लाने वाले थे और सबके खाते में डालने वाले थे। ऐसा प्रचार प्रसार मोदी जी के पहले लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था। तो काला धन क्या है? ऐसा धन जो अवैधानिक तरीके से प्राप्त किया गया है और जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, उसे कहते हैं काला धन। जब किसी अर्थव्यवस्था में काला धन ज्यादा हो जाए तो उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम इन बातों को भी आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आपने बजट, किसी वित्तीय वर्ष का आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है, जिस दस्तावेज में होता है, उसे कहते हैं बजट। उसका निर्माण कैसे होता है, उसके अवयव कौन से हैं, इन सब बातों को हम पढ़ने वाले हैं। उसके अवयव में आप पढ़ेंगे राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। वित्त विधेयक क्या है, जिसका अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। विनिवेश क्या है? खूब चर्चा होती है कि सरकार सब बेच रहा है, सब बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। LIC बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सरकारी उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी कम करना ही क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। हम बजट के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। लैंगिक बजट क्या होता है, शून्य आधारित बजट क्या होता है, घाटे का बजट क्या होता है। हम पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में कि भारतीय कृषि खरीफ, रबी, जायद की फसल कौन कौन सी होती है। हम पढ़ेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। हम पढ़ेंगे 3 कृषि कानूनों के बारे में जिस पर इतना विवाद हुआ था। हम पढ़ेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, आप देखोगे CACP। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि MSP का निर्धारण कैसे होता है और कौन सी संस्था करती है। हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे कि कृषि साख क्या होती है। आपको पता होगा कृषि के क्षेत्र में जो ऋण देती है उसकी
संस्था का नाम नाबार्ड है। सर्वोच्च संस्था का नाम नाबार्ड है, जिसकी स्थापना, खूब प्रश्न आता है, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ये प्रश्न बहुत बार आता है। आप देखेंगे कि कृषि शाख संबंधी संरचनाएं, कृषि, जिसका आप ICAR बोलते हैं, कृषि एवं अनुसंधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे आप। नाम आप राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में पढ़ेंगे, कृषि शोध संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रश्न आ जाता है कि बताइए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आप उत्तर देंगे उड़ीसा के कटक में है। इस प्रकार और भी अन्य अनुसंधान केंद्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम कृषि से संबंधित सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें उद्यानिकी, मत्स्यिकी, बागवानी और भी अन्य क्रांतियां। जैसे क्रांतियों में आप देखते ही हैं कि भाई हरित क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, पीली क्रांति क्या है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उद्यानी बागवानी के बारे में चर्चा करेंगे। आप चर्चा करेंगे उद्योग के बारे में कि उद्योग निजी क्षेत्र क्या होते हैं, सहकारी क्षेत्र के क्या होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, कंपनी एक्ट क्या होती है, बौद्धिक संपदा नीति क्या है भारत की। अब GI टेक के बारे में पढ़ेंगे, कॉपीराइट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ेंगे। उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में पढ़ेंगे। FDI क्या होता है, FII क्या होता है, संस्थागत विदेशी निवेश, उन सबको भी हम पढ़ने वाले हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, सेज। आप देखते हैं मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन सा क्षेत्र है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है। क्या होता है सेज, कहाँ से लाई गई है संकल्पना, प्रारंभ कहाँ से हुआ था, इन सब बातों के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। आप सुनते हैं MSME पे सरकार ऋण दे रही है, उद्योग खोलो। सूक्ष्म और लघु उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, महारत्न कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे नवरत्न कंपनीज के बारे में, मिनी रत्न योजना के बारे में, कब लाई गई, कितनी कंपनियां अभी इसमें सम्मिलित है। आप पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कौशल योजना, खूब चर्चा में रही है योजना और भारत के मानव को मानव संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण रही। हम पढ़ेंगे स्टैंड अप योजना के बारे में, विभिन्न उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वायुयान, ऑटोमोबाइल है, पोत निर्माण, एल्यूमिनियम, तांबा, इलेक्ट्रॉनिक है। हम पढ़ेंगे चीनी, वस्त्र, रसायन, पेट्रो रसायन उद्योग। हम पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र के बारे में। हमने पहले क्या पढ़े, कृषि क्षेत्र, फिर पढ़े उद्योग, फिर पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र के बारे में कि वर्तमान में GDP में कितना योगदान है इस सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते क्या होते हैं। आप अखबार यदि पढ़ते होंगे तो आपको खबर सुनने में मिलती है कि भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जाए। दो देश, विश्व की एक ऐसी संकल्पना है जो एक बाजार के रूप में निर्मित हो जाए, एक ही बाजार, संपूर्ण विश्व एक बाजार में बदल जाए, जहां आयात निर्यात पर कोई टैक्स न लगे, बिल्कुल फ्री ट्रेड हो। उस व्यवस्था को बोलते हैं व्यापार समझौते, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता आता है। क्षेत्रीय समझौता क्या है, भारत और ये अभियान नहीं, आसियान है, ठीक, ये आसियान है। आसियान, ठीक, मुक्त समझौते के बारे में आप पढ़ेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापार एवं प्रशुल्क विषयों सामान्य समझौता, जिसे कहते हैं गेट। आप समझ में नहीं आता कि गेट क्या है, हम पढ़ेंगे जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड टेरिफ के बारे में। आप विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में पढ़ेंगे। आप भुगतान संतुलन और विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो पैसों का लेन देन किस प्रकार से होता है, किसके पक्ष में होता है, किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आयात निर्यात के बारे में पढ़ेंगे। हम इतने बिंदुओं के अलावा और पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। और आप सभी जानते हैं एक दिवसीय परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कितना महत्वपूर्ण है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्न लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इनका गठन क्यों हुआ, कौन कौन से प्रमुख हैं, आप नाम देखेंगे जैसे कि यूएनओ, आप नाम देखेंगे विश्व बैंक, आप देखेंगे आईएमएफ, आप देखेंगे डब्ल्यूटीओ, आप देखेंगे सार्क, आप देखेंगे ब्रिक्स, आप देखेंगे आसियान, आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन, आप देखेंगे क्वाड, आप देखेंगे ओपेक। ऐसे भी और भी अनेक संगठन हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम इन संगठनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनके गठन के समय पृष्ठभूमि क्या थी, इनका उद्देश्य क्या है, वर्तमान में ये सदस्य कितने सदस्यों के साथ काम कर रहे हैं, भारत और इस संगठन का क्या रिश्ता है। इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में, इसीलिए हम और आप आने वाले कुछ दिनों तक साथ में जुड़े रहेंगे और इस विषय को पूर्ण करेंगे। आज की कक्षा का उद्देश्य यही समझाना था कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था विषय कितना उपयोगी है। अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है, और हम इन सभी टॉपिक्स पर विस्तार से आने वाले दिनों में चर्चा करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।